हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद एसपी सर। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और सब्जेक्ट आपका एसएसटी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री 6, 7, 8 एनसीईआरटी, जियोग्राफी और पॉलिटी। हालांकि अलग अलग करके हमने पढ़ाया है, लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये वन लाइनर टाइप रहेगी, जिसमें हम सिर्फ 65 पेजेस में, कितने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर, 65 पेजेस में पूरी एसएसटी को खत्म करेंगे विद पेडागोजी। मैं आपको 1 मिनट में पहले ये बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत से बता देता हूं। पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट से। नर्मदा नर्मदा नदी का तट, सुलेमान कृथर पहाड़ियां, गारो मध्य पहाड़ियां, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पांडुलिपि की बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे कालीबंगा, लोथल, भंडारगढ़ की बात करेंगे। ठीक है, धौलावीरा की बात करेंगे। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जैन धर्म के वर्तमान महावीर की बात करेंगे, संघ के नियम क्या होते हैं, विहार की बात करेंगे, उपनिषद का अर्थ क्या है। ठीक है, अशोक का धम्म की बात करेंगे। मेहनत करके, बहुत मेहनत करके तब हमने आज ये इस क्लास को तैयार किया है, ताकि मैं आपको बेहतर मटेरियल दे पाऊं। और मैं 1 मिनट में आपको पहले पूरा बता दूं क्या क्या। अजंता की गुफाएं पढ़ेंगे हम लोग, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चहमान चौहान शासक पढ़ेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पहुंचेंगे, कबीर और गुरु नानक से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु चित्र की बात करेंगे, वास्को डी गामा आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन आ गया। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको बता रहा हूं कि हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। बंगाल का विभाजन, महात्मा गांधी का आगमन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, है ना, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज का, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। और अब ये इतिहास के कुछ स्कोरिंग फैक्ट हो गए, जहां से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से आपकी ज्योग्राफी शुरू होगी सिर्फ 26 पेज में। यहां पे ऊपर आप देखिए, ये देखिए, सिर्फ 26 पेज में पूरी हिस्ट्री को निपटाया है 6, 7, 8 की। अब ज्योग्राफी शुरू हो रही है। खगोलीय पिंड पढ़ेंगे, तारे पढ़ेंगे, नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा, ग्रह पढ़ेंगे, ये सारा कंप्लीट होगा। देशांतर, प्रमुख याम्योत्तर पढ़ेंगे हम लोग, घूर्णन, परिक्रमण पढ़ेंगे, कक्षीय समतल पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो भूमंडल, महाद्वीप आ गया, जल डमरू मध्य आ गया। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब पढ़ेंगे। और फिर आगे पढ़ेंगे तो सुंदरबन डेल्टा की बात करेंगे, पारितंत्र हो गया, वायुदाब हो गया, बस्तियां हो गई। ठीक है, ये आपका चैप्टर 8 का आ गया। ये संसाधन वगैरह, कृषि के प्रकार हो गए, चैप्टर 8 का आ गया। ओ सॉरी, कक्षा 8 की जो ज्योग्राफी, उसका अब ये स्कोरिंग पॉइंट आ गया आपके। इस तरीके से आपकी ये ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आपका हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर आ गया, है ना, ये सब पढ़ेंगे। लद्दाख आ गया। फिर यहां से आपकी पॉलिटी शुरू हो जाएगी 6, 7, 8 की, विविधता, पूर्वाग्रह, भेदभाव, जिसमें हम लद्दाख की भौगोलिक स्थिति खूब क्वेश्चन पूछा। पश्मीना ऊन देखो, हर पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल की विशेषता, केरल का सांस्कृतिक प्रभाव, अनेकता में एकता, कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और अस्पृश्यता उन्मूलन, ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में पेडागोजी देखो कैसे पढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल लास्ट में आ जाओ नीचे, यहां से पेडागोजी शुरू हो गया आपकी। कहां गया, चलिए फटाफट से समझ लीजिए। ये देखिए, यहां से जो है आपकी पेडागोजी शुरू होगी। वैचारिक समझ पर बल देना है हमको। ठीक है, ज्ञान को बाहरी जीवन से कैसे जोड़ना है, विविध दृष्टिकोण का सम्मान कैसे करना है, आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, अंतर्विषय प्रकृति को हमें महत्व देना है अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। ठीक है, द्वितीय स्रोत, क्षेत्रीय भ्रमण की बात करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करेंगे, रोल प्ले की बात करेंगे, सोर्स मेथड की बात करेंगे। फिर आपका जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज की बात करेंगे, जेंडर सेंसिटिविटी की बात। चलिए, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हम इस पूरी पेडागोजी को आज, यानी कि पूरे एसएसटी को आज हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। सबसे पहले, और हाँ, ज्यादा समय न लेते हुए हम फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी का तट, यहां कई लाख वर्ष पहले से आरंभिक मानव रह रहे हैं, जो कुशल संग्राहक थे, यानी चीजों को अच्छे से गैदर करना जानते थे, कलेक्ट करना जानते थे, जंगलों की जड़ों, फल और जो प्रोडक्ट होते थे जंगल के, उनको इकट्ठा करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां उत्तर पश्चिम में है। ये वो क्षेत्र है जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। कहां किया था सर? सुलेमान किरथर पहाड़ियों ने। कब? लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। कौन सी फसल? गेहूं और जौ। ठीक है, गारो और मध्य भारत की जो विंध्य पहाड़ियां हैं, ये वो बाकी क्षेत्र थे जहां एग्रीकल्चर का विकास हुआ।
विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। इंडिया की बात करेंगे। इंडिया शब्द की उत्पत्ति, यह इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। शुरुआत में ये कुछ लोगों के समूह के लिए हम जो है कि शब्द का यूज करते थे। बाद में पूरे देश के लिए भारत शब्द का यूज हुआ, हालांकि वो हम पहले पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने आपको एनसीईआरटी 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरी पढ़ाई है, ठीक है। उसके नोट्स अगर चाहिए तो आप में 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स प्लस पेडागोजी 250 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और जो ये पीडीएफ आज हमारी 65 पेज की, ये भी आपको साथ में मिलने वाली है। पांडुलिपि की बात करेंगे। ये हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी जो प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियां होती थी वो भोज नामक पेड़ की जो ऊपर की छाल होती थी उस पर लिखी जाती थी। अभिलेख क्या होता है सर? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी कि जो कठोर जैसी जो पत्थर होते थे, या जैसे पोल खंबे हो गए, है ना, ऐसी चीजों पर उकेरा जाता था, उनको उत्कीर्ण किया जाता था, ठीक है, वो अभिलेख कहलाते हैं। राजा अक्सर अपने आदेशों को इन पर खुदवाते थे कि हमारा ये आदेश है, जाओ उस खंबे पर, उस पत्थर पर जाकर के ये लिख दो जाकर के, तो वो उकेर देते थे। पूरा स्थल क्या होता है? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर या कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि पूरा स्थल पाए जाते हैं जमीन के ऊपर, अंदर, सिर्फ जमीन के ऊपर, सिर्फ जमीन के अंदर, सिर्फ नदी के तल में, या फिर जमीन के ऊपर, अंदर, या फिर नदी के तल के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। भीमबेटका की बात कर लो, मध्य प्रदेश में है ये। यह एक पुरापाषाणिक पैलियोलिथिक आवासीय पुरा स्थल है जहां आदिमानव गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा पुरापाषाणिक स्थल है जहां आदिमानव गुफाओं और कंदराओं में रहते थे? वो भीमबेटका है, ठीक है। गुफाओं में रहते थे ताकि उन्हें धूप, हवा और बारिश से राहत मिल सके। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि वो गुफाओं में क्यों रहते थे, आदिमानव गुफाओं और कंदराओं में क्यों रहते थे। इसके पीछे 3 ऑप्शन अलग दे देगा। एक ये कहेगा कि उन्हें धूप, हवा और बारिश से राहत मिल सके। यही पॉइंट आपको टिक करके आना है, ठीक है। कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। यहां से राख के अवशेष मिले हैं। कहां से राख के अवशेष मिले हैं? कुर्नूल गुफाओं से, ठीक है। जिससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक लोग आग जलाना पूरी तरह सीख चुके थे। फिर पर्यावरणीय बदलाव हुआ भाई, जिसको हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है। मेहरगढ़ देखो, वर्तमान पाकिस्तान में है। बोलन दर्रे के पास स्थित यह सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है जहां मानव ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष तथा कब्रों में मृतकों के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, मेहरगढ़ में जो घर होते थे वो चौकोर होते थे, आयताकार होते थे और लगभग एक घर में 4 कमरे होते थे। यहाँ के लोग, यहाँ की जो कब्रें हैं, उन कब्र में जिनको दफनाया गया था उनके साथ बकरी भी दफन की गई है। तो वो जो बकरी उनके साथ, या जो खाने पीने का सामान उनके साथ मिला है, वो शायद इसलिए रखा जाता था कि लोगों की ये आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी कि ये परलोक में जाकर के इस बकरी को खाएगा, ऐसा लोग मानते थे, इसलिए साथ में खाने पीने की वस्तुएं रख देते थे। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग गर्तवास
यानी जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार गर्तवास का अर्थ क्या है, तो जमीन के नीचे जो घर बनते थे उन्हें गर्तवास कहा गया, जिनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ चूल्हे घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग समय के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह आग जलाते थे, खाना पकाते थे। चिरांद बिहार में है। यह एक प्रमुख नवपाषाणिक पुरा स्थल है, जहां से भारी मात्रा में हड्डियों से बने औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने इसमें वही पॉइंट लिखे हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोल्डी हवा कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में। ये वो स्थान है जहां से सबसे प्राचीन धान चावल की खेती के स्पष्ट साक्ष्य और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। कहां से? कोल्डी हवा से। दाउजली हेडिंग असम में है। त्रिपुरा और असम की सीमा के पास स्थित इस नवपाषाणिक स्थल से खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण और जेडाइट पत्थर मिला है। कहां से? दाउजली हेडिंग से। ठीक है, त्रिपुरा और असम की सीमा के पास स्थित ये नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो इस स्थल से खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण पूछ लेगा। खरल और मूसल क्या है? पत्थर के उपकरण हैं, तांबे के उपकरण हैं, सोने के उपकरण हैं, हीरे के उपकरण हैं। तो ये पत्थर के उपकरण हैं और जेडाइट पत्थर मिला है। सॉरी, जेडाइट क्या है? ये भी पत्थर है जो संभवतः चीन से आया था। जेडाइट पत्थर कहां से आया था सर? चीन से आया था। प्यारे दोस्तों, एसएसटी है, जितना पढ़ोगे उतना कम है आपके लिए, इसलिए रट डालो। सिंधु घाटी की सभ्यता बात करो। हड़प्पा नगरों की खोज। इस सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता के नगरों की खोज सबसे पहले लगभग 80 वर्ष पूर्व हुई। यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसका निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। नगरों के विभाजन की बात करें, हड़प्पा के नगर अक्सर दो भागों में विभाजित थे। सर कितने भागों में विभाजित थे? अक्सर जो है ये दो भागों में विभाजित थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे अगर बात करेंगे, एक तो पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, इसलिए उसको नगर दुर्ग कहा गया। ये नगर दुर्ग से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप एसएसटी की अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपने खूब देखा होगा नगर दुर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। अब ये कहाँ? देखिए, ये पश्चिमी भाग जो था, नगरों का जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, तो इसको नगर दुर्ग कहा गया। और पूरब का भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था, तो इसको निचला नगर कहा गया। पॉइंट टू बी नोटेड। पक्की ईंटों की चिनाई। नगरों की दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ईंटों की चिनाई इंटरलॉकिंग पैटर्न में की जाती थी, जिससे दीवारें बहुत मजबूत रहती थी। तो इसमें हमें महान स्नानागार भी मिला है। ग्रेट बात। यह विशेष तालाब मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में बनाया गया था। महान स्नानागार की बात हो रही है, जिसे ईंट और मोर्टार से बनाकर ऊपर से चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके। उम्मीद है कि जो महान स्नानागार है, इसमें लोग कुछ विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। जैसे शादी पार्टी विवाह है तो इसमें जो मेहमान वगैरह आए वो इसमें स्नान करते होंगे, ऐसा अनुमान था, एनसीईआरटी में लिखा है। कालीबंगा और लोथल की बात करें, इन दोनों नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ संभवतः धार्मिक यज्ञ या आहुतियां दी जाती थी। इतनी बात क्लियर है। भंडार गृह की बात करो। देखिए, भंडार गृह की बात करते हैं हम लोग। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बड़े नगरों में बड़े बड़े अनाज भंडारण के लिए कोठार या भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे जो बड़े नगर हैं, यहां से हमें ये भंडार मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नाली व्यवस्था की बात करें तो हड़प्पा के नगरों में नालियां ढकी हुई होती थी। हड़प्पा के नगरों में नालियां ढकी हुई होती थी, इन्हें सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, और जगह जगह मेन होल भी बनाए गए थे। लोथल गुजरात की बात करो। लोथल कहाँ है? गुजरात में। यह खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे स्थित था। खंबात ये कहाँ? ये आपका
खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे स्थित था। यहाँ एक बड़ा गोदीबाड़ा यहाँ एक बड़ा गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड बंदरगाह मिला है, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज रुकते थे और सामान उतारा चढ़ाया जाता था, जिसे हम लोथल का बंदरगाह भी कहते हैं। धौलावीरा गुजरात में है। कच्छ के इलाके में स्थित यह नगर अन्य हड़प्पा नगरों के विपरीत 3 भागों में बटा था। जो धौलावीरा है ये नगर जो है 3 भागों में बटा था और हर भाग के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें थी। यहाँ पानी के संचयन वाटर हार्वेस्टिंग के बड़े बांध भी मिले हैं। हड़प्पाई लिपि की बात करें तो यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी सर? भाव चित्रात्मक लिपि थी जो पत्थरों की मोहरों और बर्तनों पर मिली है। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? लगभग 3900 वर्ष पूर्व ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया, नदियां सूख गई और जंगलों का विनाश इसका मुख्य कारण माना जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा तभी ये सभ्यता इसका अंत हो गया। ऋग्वेद की बात करो, यह सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व इस हुई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। कितनी? 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया, ठीक है, जिन्हें सूक्त कहते हैं। इसकी भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद के जो मुख्य देवता थे, सूक्तों में 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। अग्नि जो कि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक विशेष पौधा होता है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता था, पीने वाला पदार्थ। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है ऋग्वेद के 3 मुख्य देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ? लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनकी एक राजधानी होती थी और राजधानियों के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। ओके, अब देखिए इसमें भाग नामक टैक्स भी था। महाजनपदों के राजा विशाल सेना और किलों के लिए नियमित टैक्स वसूलते थे। फसलों पर लगाया गया टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट था, जो उपज का 1/6 हिस्सा होता था जिसे भाग नामक कर कहते थे। तो उपज का 1/6 हिस्सा होता था, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां से कृषि में तो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। महाजनपद काल में लोहे के हल के फाल का उपयोग शुरू हुआ। महाजनपद काल में लोहे के यानी कि हल के जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे। जब हल के फाल सॉरी लोहे के बनने लगे और धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ जिससे पैदावार बढ़ गई। धान के पौधों का रोपण मतलब एक जगह से पौधा उखाड़ करके खेतों में लगाया जाता था, थोड़ा दूर दूर जैसे आज लगाया जाता है। मगध साम्राज्य यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना क्योंकि यहाँ से गंगा और सोन नदियां बहती थी जो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे प्रतापी राजा हुए। आगे बढ़िए, वज्र संघ की बात करते हैं। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। वज्र संघ जो है इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा गया था, ठीक है, जहां कई शासक एक साथ मिलकर सभाओं में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। जैन धर्म के वर्तमान महावीर की बात करें तो ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मुख्य शिक्षा अहिंसा थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया भगवान बुद्ध ने और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। संघ के नियम क्या थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, रट लीजिए इसको। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम
विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, जिसके अनुसार संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। विहार की बात करें तो जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल उपदेश देने के लिए यात्रा करते थे, लेकिन बारिश में ठहरने के लिए उनके अनुयायियों द्वारा बनाए गए शरण स्थलों को विहार कहा जाता था। ऐसा था, जैन और जो बौद्ध भिक्षु थे वो पूरे साल उपदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे, लेकिन बारिश के समय यात्राएं करना मुश्किल हो जाता था, तो वो एक जगह ठहरने लगे, कुछ समय के लिए ठहरने लगे। तो उनके जो अनुयायी होते थे, फॉलोअर्स होते थे, वो उनके लिए शरण स्थल बना देते थे, जिनको विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था सर? विहार कहा जाता था। और ये विहार अक्सर लकड़ी या गुफाओं को खोद कर बनाए जाते थे। प्रारंभिक विहार जो थे शुरुआत के, वो लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। चलिए, उपनिषद का अर्थ देखिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। जो उपनिषद हैं, इन ग्रंथों में अध्यापक और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है, जिनमें आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगला पॉइंट देखिए, गार्गी की विशेषता। उपनिषदों के विचार विमर्श में गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं और राज दरबारों में होने वाले शास्त्रार्थ में भाग भी लेती थी। आइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से इस साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानियां देखिए, एक तो पाटलिपुत्र जो मुख्य केंद्र था, तक्षशिला उत्तर पश्चिम का द्वार, और उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग पर स्थित साम्राज्य के प्रमुख नगर नगर थे। मेगास्थनीज की बात करें, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने पाटलिपुत्र के भव्य महल और राजा के जीवन का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। अशोक एक अनोखा सम्राट। खूब क्वेश्चन पूछता है यहां से, अशोक से क्वेश्चन खूब पूछता है। अशोक इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा अपने संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ध्यान रखिएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। कलिंग युद्ध, उड़ीसा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है, यह तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। इस युद्ध में हुई भारी हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। अशोक का धर्म, खूब क्वेश्चन यहां से पूछता है। धम्म देखिए, संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है धम्म। तो धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अशोक के धर्म में किसी भी देवता की पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता, पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं थी। अशोक ने इसे अपनी प्रजा को नैतिक शिक्षा देने का माध्यम माना और धम्म महमात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको धम्म महमात कहा गया था। आइए यहाँ से जो है संगम साहित्य की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं, इनको क्या कहा गया? संगम साहित्य कहा गया। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में की जाती थी। ठीक है। चोल चेर पांड्य। सुदूर दक्षिण में 3 शासक परिवार बहुत शक्तिशाली थे, चोलचेर पांड्य, जिन्हें तमिल में मुवेनदार कहा जाता था। किन 3 शासकों को मुवेनदार कहा गया? चोलचेर पांड्य को मुवेनदार कहा गया। ध्यान रखिएगा पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। चलिए,
एक से बढ़कर एक पॉइंट आपके सामने। और यही वो साधन है जिसमें एसएसटी 60 नंबर की आती है। अगर आप 50 से 55 का स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो, ये क्लासेस हमारी आपको देखनी पड़ेंगी। चलिए, सिल्क रूट रेशम मार्ग की बात करते हैं। चीन से पैदल या घोड़ों पर दूर दराज के देशों में रेशम ले जाने वाले इस मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध कौन थे सर? कुषाण, जिन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं, कुषाण कनिष्क और बौद्ध संगीत की बात करते हैं। कुषाण राजा कनिष्क ने एक बौद्ध संगीत का आयोजन किया। उनके दरबार में रहने वाले कवि अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत में की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी। ठीक है, इसकी रचना किसमें हुई? संस्कृत में हुई। भक्ति परंपरा का उदय इस काल में हुआ ये कि देवी देवताओं शिव, विष्णु, दुर्गा की पूजा की प्रवृत्ति बढ़ी। भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रेम और निष्ठा है, जिसमें किसी अमीर, गरीब या जाति का भेदभाव नहीं होता था। गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई? लगभग 1700 वर्ष पूर्व इस वंश का उदय हुआ, गुप्त वंश का। ठीक है, इसके पहले प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ एक लंबा अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत काव्य के रूप में की थी। इसकी रचना किसने की थी? उनके दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने की थी संस्कृत में। विक्रमादित्य की उपाधि समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनके दरबार में महान कवि कालिदास और खगोल शास्त्री वराहमिहिर रहते थे। हर्षवर्धन और बाणभट्ट की बात करें तो राजा हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित नामक जीवनी लिखी थी। और चीनी यात्री वेन भी हर्ष के दरबार में काफी समय तक रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड। सॉरी। पल्लव और चालुक्य की बात करेंगे। दक्षिण भारत के इस काल के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे पल्लव और चालुक्य। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। पॉइंट को नोट करिए, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, जो एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो यह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय, जिनके दरबार में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली का, आपने इमेजेस में देखा होगा, जो मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया था, उसमें मेहरौली का जो लौह स्तंभ पढ़ाया आपको, हमने दिखाया है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित, जो कुतुब मीनार का परिसर है दिल्ली में, वहीं पर स्थित है ये लौह स्तंभ। ये स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इस पर चंद्र नामक राजा का जिक्र है, संभवतः गुप्त वंश का था वो, और इसमें 1500 वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगी है। ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ टीला होता है सर, स्तूप का अर्थ टीला होता है। इसके केंद्र में एक छोटा डिब्बा रखा होता था, जिसे धातु मंजूषा कहते थे। क्या कहते थे? धातु मंजूषा, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, राख, हड्डी या कीमती पत्थर रखे जाते थे धातु मंजूषा में। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इसे चारों ओर से रेलिंग से घेर दिया जाता था और प्रवेश के लिए तोरण बनाए जाते थे, गेटवेज प्रवेश के लिए जो प्रवेश द्वार बनाए जाते थे, उन्हें
तोरण कहा जाता था प्यारे। क्या कहा जाता था सर? तोरण। अजंता की गुफाओं की बात करो, देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये पहाड़ों को काटकर बनाई गई बौद्ध भिक्षुओं की गुफाएं हैं, जिनमें बने चित्र मशालों की रोशनी में रचे गए थे। इन चित्रों के रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे, जो आज 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। चलिए, राजवंश दिल्ली सल्तनत की बात करो मध्यकाल की। देखिए, सामंत व्यवस्था। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में बड़े जमींदार और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, जिन्हें राजा अपने सामंत मानते थे। अधिक शक्ति पाने पर ये खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। ठीक है, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये अपने आप को क्या करते थे? महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी ही बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने चालुक्य राजा की अधीनता से मुक्त होने के लिए यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया था। इसका शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ है, जिससे गैर क्षत्रिय व्यक्ति भी जन्मना क्षत्रियता प्राप्त कर लेता था, यानी कि जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी वो अपने आप को क्षत्रिय कहता था, यानी क्षत्रियता प्राप्त कर लेता था। जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं है और वो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कर लेता है तो वो क्षत्रिय कहलाता था। त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज नगर पर नियंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं, सिर्फ हमने वही लाइनें इसमें लिखी हैं, वरना केवल 65 पेज में पूरी एनसीईआरटी 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी नहीं आ सकती। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे वही हमने लिखा है। इसलिए जैसे हमने बहुत मेहनत करके लिखा है, आप बहुत मेहनत करके इसको पढ़ लीजिए, आपका एसएसटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज नगर पर नियंत्रण पाने के लिए 3 राजवंशों गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक आपस में लड़ते रहे। इतिहासकार इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते थे। चलिए, महमूद गजनी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की। इसने भारत के संपन्न मंदिरों पर आक्रमण किया था, महमूद गजनी ने, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रमुख था। उसने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में लिखने के लिए अल बरूनी को नियुक्त किया। उसने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में लिखने के लिए अल बरूनी को नियुक्त किया, जिसने किताब अल हिंद नामक प्रसिद्ध अरबी ग्रंथ लिखा था। किताब अल हिंद किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा था। चाहमान, चौहान शासक थे। इनका शासन दिल्ली और अजमेर के आसपास था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान था, जिसने 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 1192 में उससे हार भी गया। चोल काल की कांस्य मूर्तियां, चोल शासकों के काल में बनी कांस्य मूर्तियां संसार की सबसे उत्कृष्ट कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। ये मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक द्वारा बनाई गई थी। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि उर किसको कहते हैं? किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। और इन उर के समूह, ये जो किसानों की बस्तियों का समूह होता था, इसको नाड़ू कहते थे। उर के, देखिए, किसानों की बस्तियों को उर कहा गया और उर के समूह को नाड़ू कहते थे। न्याय करने और टैक्स वसूलने का मुख्य काम नाड़ू की प्रशासनिक सभाएं करती थी। ब्राह्मणों को भूमिदान, चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। इसकी देखरेख ब्राह्मणों की एक सभा द्वारा की जाती थी, जिसके निर्णय शिलालेखों पर दर्ज होते थे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत देखिए। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में साम्राज्य की राजधानी बनी। 13वीं सदी के आरंभ में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे, तवारीख की बात करेंगे। इतिहास, तवारीख, इतिहास। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए, देखिए, सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। इसमें लिखे गए इतिहास को तवारीख कहा जाता था। इसके लेखक सचिव, कवि और दरबारी जैसे संभ्रांत लोग होते थे, जो राजा को न्यायसंगत शासन की सलाह देते थे कि कैसे आप न्यायसंगत जो है चला पाओगे राज्य अपना।
रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी की बात है। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया 1236 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। उस काल के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी। किसने ये स्वीकार किया था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य थी? किसने स्वीकार किया? मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया था। ठीक है। वो ये तो मानता था कि अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य है, लेकिन एक महिला शासक होने के कारण, एक महिला को शासक के तौर पर वो नहीं मान पा रहा था। महिला शासक होने के कारण दरबारियों के विरोध के चलते 1240 में उसे उसके शासन से हटा दिया गया था। गैरिसन शहर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरिसन किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे उसे गैरिसन कहा जाता था। दिल्ली के शुरुआती सुल्तानों का नियंत्रण ऐसे गैरिसन शहरों तक ही सीमित था। वे भीतरी प्रदेशों से केवल टैक्स या लूट के माध्यम से सामग्री जुटाते थे। इक्ता व्यवस्था क्या है? दिल्ली सुल्तानों विशेषकर इल्तुतमिश ने विभिन्न आकार के इलाकों को गवर्नरों को सौंप दिया। इन इलाकों को इक्ता और इनके धारकों को इक्तदार या मुफ्ती कहा जाता था, जिनका काम सैनिकों का रखरखाव और राजस्व वसूलना था। मंगोल आक्रमण और अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं, दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण बढ़े। इनसे निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की और सैनिकों को नगद वेतन देना तथा बाजार पर मूल्य नियंत्रण लागू किया था। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दक्षिण में दौलताबाद स्थानांतरित की और प्रशासनिक खर्चों के लिए सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाई, जो तांबे और पीतल के सिक्कों से बनी थी। ये योजनाएं फिलहाल सफल नहीं हो पाई। मुगल वंश की शुरुआत की बात करो। मुगल माता की ओर से चंगेज खान यानी मंगोल और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। माता की ओर से चंगेज खान यानी मंगोल और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में अब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मनसबदारी व्यवस्था, मुगलों ने अधिकारियों को जो पद या ओहदा दिया उसे मनसब कहा जाता था। मनसबदार का पद उसकी जात यानी कि उसकी प्रतिष्ठा और वेतन तथा सवार सैनिकों की संख्या से तय होता था उसका पद। जब्त व्यवस्था और टोडरमल की बात करो। टोडरमल की बात करो, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की अवधि के लिए कृषि पैदावार और कीमतों का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इस डेटा के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद टैक्स तय किया गया। इस राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी की बात करेंगे। अकबर के दरबारी मित्र अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा, जिसके तीसरा भाग आईने अकबरी में मुगल प्रशासन, सेना और संस्कृति का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। सुलह कुल की नीति, अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के गुरुओं से चर्चा के बाद सुलह एक कुल यानी सार्वभौमिक शांति का विचार विकसित किया, जो ईमानदारी, न्याय और शांति के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। चलिए, दुनिया का बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हो आप सीटेट के लिए। शाहजहां की वास्तुकला, शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने आगरा में ताजमहल और दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया। शाहजहां के दीवाने आम में राजा का सिंहासन एक ऊंचे चबूतरे पर होता था, जिसे किबला यानी नमाज के समय मक्का की दिशा किबला के रूप में देखा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, पेत्रा दिवरा तकनीक क्या होती है। शाहजहां के सिंहासन के पीछे उत्कीर्ण नक्काशी में उत्कीर्ण पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर पैटर्नों को पियत्रा दूरा कहा जाता था। इसमें यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। आइए आगे महत्वपूर्ण लाइनें पढ़िए भाई, जनजातियों के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में और क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में। खोखर और गक्खर जनजातियां, मध्यकाल में पंजाब के क्षेत्र में खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। कहाँ सर? पंजाब के क्षेत्र में जो खोखर जनजाति थी वो बहुत प्रभावशाली थी। बाद में गक्खर लोग और इम्पोर्टेंट हो गए, जिनके मुखिया कमाल खान गक्खर को अकबर ने मनसबदार बनाया था। अहोम जनजाति की अगर बात करें
ये लोग 13वीं सदी में म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। इन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जो बगावत यानी बेगार पर आधारित था। अहोम राज्य में जबरन काम करने वाले लोगों को पाइक कहा जाता था। पाइक का मतलब कि पाइक से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। पाइक का मतलब क्या होता था? जबरन काम करने वाले लोगों को, अहोम राज्य में जबरन काम करने वाले लोगों को पाइक कहा जाता था। ठीक है। आइए गोंड जनजाति की बात करें। ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। इनके बड़े राज्यों का प्रशासनिक नियंत्रण गढ़ों में विभाजित था जो आगे 84 गांव की इकाइयों यानी चौरसी में बटे हुए थे। अलवार नैनार संत की बात करेंगे। दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं सदी के बीच नए धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों शिव के भक्त जिनकी संख्या 63 थी, अलवारों जो कि विष्णु भक्त थे जिनकी संख्या 12 थी, इन्होंने नेतृत्व किया। ये सभी जातियों के थे और उन्होंने प्रेम व मुक्ति का मार्ग बताया है। चलिए शंकराचार्य का अद्वैतवाद देखिए। 8वीं सदी में केरल में जन्मे शंकर ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया सर? अद्वैतवाद का, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, जिन्होंने संसार को माया माना और ज्ञान के मार्ग पर बल दिया। रामानुज का विशिष्टाद्वैत देखिए। 11वीं सदी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन माना था। बसवेश्वर का विषेव आंदोलन देखिएगा। 12वीं सदी में कर्नाटक में बसवेश्वर, अल्लम प्रभु और अक्कर महादेवी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन ने सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया और जाति तथा कर्मकांडों का कड़ा विरोध किया। कबीर और गुरु नानक की बात करें तो कबीर के विचार उनके पदों और साखियों में मिलते हैं जो बीजक में सुरक्षित हैं। किसमें? बीजक नामक ग्रंथ में इनको सुरक्षित रखा गया है। कबीर के विचार, उनके पद और साखियों को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? बीजक में। गुरु नानक देव ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया और उनके उपदेशों को उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। गुरु नानक देव के जो उपदेश थे उनको अंगद ने, देखिए एक यहाँ पे समझिए दोबारा, गुरु नानक देव ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया और इनके जो उपदेश थे इनको उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने गुरुमुखी में जो है संकलित किया है, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दे दिया गया। ठीक है। आइए जगन्नाथ संप्रदाय की बात करें, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। पुरी में जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ दुनिया का स्वामी होता है, जो विष्णु का रूप है, इसकी पूजा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा लकड़ी की मूर्ति बनाकर की जाती थी, जिसे बाद में शासकों द्वारा बड़ा मंदिर रूप दे दिया गया। कथक नृत्य शैली की बात करें, देखिए कथक शब्द जो है वो कथा से निकला है। यह मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जाति थी, जो बाद में मुगल दरबार में एक विशेष नृत्य शैली के रूप में विकसित हुई और इसके प्रमुख प्रतिपादक वाजिद अली शाह अवध के नवाब के दरबार में फले फूले। ठीक है। लघु चित्र क्या होते हैं? छोटे आकार के चित्र होते हैं जो आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर बनाए जाते थे। कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश की चित्रकला में कोमल रंगों और काव्यात्मक प्रेरणा का उपयोग इस काल की मुख्य विशेषता थी। आइए आधुनिक भारत ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लेते हैं। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी। यह पुर्तगाली नाविक अटलांटिक महासागर पार करते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट तट पर पहुंचा और भारत के नए समुद्री मार्ग की इसने खोज की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी इजाजतनामा पाकर कंपनी ने पूरब से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया। ठीक है। 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित हुई थी। प्लासी के युद्ध की बात करें 1757 ईस्वी की, यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, नवाब के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला हार गया,
जो भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत हुई। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई। इसके बाद 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी थी। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण फ्रांसीसियों की मदद से किया। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का जो आधुनिकीकरण किया वो फ्रांसीसियों की मदद से किया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए। देखिए, विलय नीति की बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई इस नीति के द्वारा, जो विलय नीति है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इनके अनुसार अगर किसी शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के हो जाती है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। यानी कि अगर कोई भी जैसे अगर कोई शासक है और उसके पीछे उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो उस शासक की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब किसकी हो जाती थी? वो सब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाती थी। जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, है ना, इस यहाँ पे ऐसा ही हुआ था। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई राजस्व व्यवस्था, जिसमें गांव के समूह को महाल माना गया और राजस्व वसूलने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दे दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई व्यवस्था, जहां सीधे किसानों यानी रैयतों से बातचीत करके जमीन का सर्वेक्षण किया गया और राजस्व तय किया गया। नील विद्रोह हुआ 1859 में। बंगाल के हजारों रैयतों ने नील उगाने से मना कर दिया और फैक्ट्रियों पर हमला किया, क्योंकि नील की खेती से उनकी धान की जमीन बंजर हो रही थी और उन्हें सही दाम भी नहीं मिल पा रहा था। 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने से हुई थी। 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। विद्रोह के मुख्य केंद्र और नेता, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। वुड का जो घोषणा पत्र है, चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया शैक्षिक नीति का घोषणा पत्र, जिसने भारत में यूरोपीय शिक्षा पद्धति को लागू करने और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और उच्च स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की थी। राजा राममोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज जो हो गया, इसकी स्थापना की थी। उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई थी। सती प्रथा पर कानूनी रोक कब लगी थी? 1829 में। किसकी सहायता से? तो विलियम बेंटिक और राजा राममोहन की वजह से ये सती प्रथा 1829 में खत्म हुई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ऐसा हो पाया। ज्योतिराव फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र के समाज सुधारक, जिन्होंने निचली जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन्होंने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसे इन्होंने अमेरिकी गृहयुद्ध के दास मुक्ति आंदोलन को समर्पित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इस मिशन की स्थापना की। इन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दिसंबर 1885 में बंबई में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। बंगाल का विभाजन देखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका असली उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ।
गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिनको हम लाल बाल पाल भी कहते हैं, इन्होंने प्रार्थना की, राजनीति का विरोध किया। ठीक है। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी का आगमन देखिए। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में नील किसानों के समर्थन में किया था। रॉलट एक्ट और जलियांवाला बाग देखिएगा। बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने वाले रॉलट एक्ट के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन की बात करें, देखिएगा, गांधी जी ने लोगों से ब्रिटिश उपाधियों, स्कूलों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने की अपील की। फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर में हुई जो हिंसक घटना थी, इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। साइमन कमीशन की बात करें, भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए बने इस 7 सदस्यीय आयोग यानी साइमन कमीशन जो है, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारत पहुंचने पर साइमन गो बैक के नारों से इसका विरोध हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दांडी मार्च की बात करें तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी तक पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया और जनता को करो या मारो का प्रसिद्ध नारा दिया था। आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसकी कमान संभाली और दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा देकर युवाओं को प्रेरित किया सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो समझिए। इब्न बतूता की बात कर लो। यह 14वीं सदी में मोरक्को अफ्रीका से भारत आया एक प्रसिद्ध यात्री था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के काल का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक रिहला में लिखा है इब्न बतूता ने। फ्रांसुआ बर्नियर, यह शाहजहां और औरंगजेब के काल में भारत आया एक फ्रांसीसी चिकित्सक और इतिहासकार था, जिसने मुगल कालीन भूमि व्यवस्था की कमियों का ब्यौरा दिया। खानकाह क्या होता है? सूफी संतों के ठहरने के स्थान या आश्रम होते थे, जहां अक्सर धार्मिक और अत्यधिक और आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, उन्हें खानकाह कहा गया। जिम्मी क्या होता है? इस्लामी शासन के अंतर्गत रहने वाले गैर मुस्लिम जैसे हिंदू, ईसाई, यहूदी जो जजिया नामक कर देकर सुरक्षा प्राप्त करते थे। नाथ साहित्य क्या होता है? समझिए, बंगाली भाषा का प्रारंभिक साहित्य जो नाथ संतों जैसे गोपीचंद्र मैना, मायनामती की कविताओं और गीतों पर आधारित है, जो संन्यास और हठ योग पर बल देते थे। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन के काल में आया यह विधेयक भारतीय न्यायाधीशों को भी ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था, लेकिन अंग्रेजों के भारी विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन द्वारा पारित हुआ ये कानून भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ी सेंसरशिप लगाता था, ताकि सरकार के खिलाफ लिखने वालों को दबाया जा सके। आर्म्स एक्ट की बात करें तो इसके तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। अधिवेशन स्थल सूरत विभाजन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पार्टी दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। लखनऊ समझौते की बात करें, इस ऐतिहासिक समझौते में नरम दल और गरम दल पुनः एक हुए और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच आपस सहयोग की संधि हुई। यहाँ से आपकी ज्योग्राफी शुरू हो रही है और ज्योग्राफी को हम समझेंगे। चलिए, क्लास कैसी है आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले आती है बात खगोलीय पिंड की।
सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है। तारों की बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल की बात करें तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर ऐसा ही एक समूह है। ध्रुव तारा की बात करें, देखिएगा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और इसकी स्थिति को सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की मदद से जाना जा सकता है। ग्रह की बात करें तो ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है जिसका अर्थ है भ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। आंतरिक ग्रह की बात करें, इनर प्लैनेट्स की बात करें तो सूर्य के बहुत नजदीक के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चट्टानों से बने हैं और इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह की बात करें तो सूर्य से बहुत दूर स्थित 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये आकार में बहुत बड़े हैं और गैसों तथा तरल पदार्थों से बने हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड की बात करें, देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जल जाते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के बिल्कुल समान है। अक्षांश रेखाएं देखिए, विषुवत वृत्त 0 डिग्री इक्वेटर के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई सभी वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करने का काम करता है। हमने आपको इमेज में समझाया है। महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा जो है यह आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, हमने आपको इमेज में समझाया है। उष्णकटिबंधीय टॉरिड जोन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त और मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिससे यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो एनसीईआरटी जो हमने आपको पढ़ाई है अलग अलग करके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो वीडियो है ना इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो लिंक होगा। एक बार आप उस पर जरूर नजर डालिएगा, आपको समझ में आएगा। प्रॉपर एनसीईआरटी की हमने कंप्लीट क्लासेस करवाई हुई है, उसको एक बार देखना लास्ट में, पहले इसको कंप्लीट कर लो। शीत कटिबंध है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र ये शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ सूर्य कभी क्षितिज से ऊपर नहीं आता, इसलिए यहाँ ठंड बहुत होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। इनकी लंबाई समान होती है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनके बीच की दूरी भी घटती जाती है। प्रमुख यामे उत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख यामे उत्तर कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। देशांतर और समय, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है, अर्थात 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय, इधर जाओगे पश्चिम की तरफ जाओगे समय घटेगा, पूर्व की तरफ जाओगे समय बढ़ेगा। भारत का मानक समय,
भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होता है। पृथ्वी की गतियां समझो। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये बात ध्यान रखना, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रोटेशन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन है। इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। कक्षीय समतल, ऑर्बिटल प्लेन, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और इसका आकार गोल होने के कारण एक समय में इसके केवल आधे भाग पर ही प्रकाश पड़ पाता है। ठीक है। प्रदीप्ति वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को नोट करते चलिए। लीप वर्ष, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। इन 6 घंटों को 4 साल तक जोड़कर 24 घंटे, देखिए 6 घंटे बचते हैं और फिर 4 साल तक बचते हैं, तो 6 चौक 24 यानी पूरा एक दिन बन गया, जिसे फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। इसलिए लीप वर्ष 366 दिन का यहाँ पे हो जाता है। उत्तर अयनांत की बात करेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। 22 दिसंबर जो है इसको दक्षिण अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और लंबे दिन होते हैं। विषुव की बात करेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे विषुवत इक्वेटर पर पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो प्यारे, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ध्यान रखिएगा। प्रधान बिंदु, दिग्बिंदु क्या होता है? मानचित्र पर 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। खाका क्या होता है सर? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिखाने के लिए बनाया गया जो नक्शा है वो खाका कहलाता है। ठीक है, आइए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और स्थल रूप की बात कर लेते हैं। भूमंडल, पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। यह चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। महाद्वीप की बात करें, कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो पृथ्वी पर 7 मुख्य महाद्वीप हैं। एशिया जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं। उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। कुल मिलाकर के ये 7 महाद्वीप होते हैं। जलमंडल की बात करो, पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जलमंडल में महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद और भूमिगत जल भी शामिल है। महासागर की अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा, महासागर पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यही वो प्रशांत महासागर जो है, इसमें मेरियाना गर्त स्थित है। ठीक है, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में।
अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस आकार का है। कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस आकार का है? प्रशांत अटलांटिक महासागर। व्यापार के लिए सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर है वो है हिंद महासागर। फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 प्रमुख महासागर है। जल डमरू मध्य की बात करूं, पानी का एक संकरा मार्ग होता है जो दो बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य। स्थल डमरू मध्य की बात करें तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला पनामा स्थल डमरू मध्य हो गया। ठीक है। वायुमंडल की बात करें, हमारी पृथ्वी गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। वायुमंडल की परतें अगर हम बात करें नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम लोग रहते हैं क्षोभमंडल में। सबसे निचली परत है, हम इसी में सांस लेते हैं और मौसम की सभी घटनाएं, आंधी तूफान बारिश कोहरा ओलावृष्टि सब इसी में होती है। फिर आता है इसके ऊपर समताप मंडल। ये बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है। इसमें कोई भी आंधी तूफान बारिश नहीं होता, इसलिए यहाँ हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श परिस्थितियां होती हैं। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। और इसी में ओजोन गैस की परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर आता है आपका मध्यमंडल। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो है वो मध्यमंडल में जल जाते हैं। फिर आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहिर्मंडल की बात करें तो सबसे ऊपरी परत, जहां हवा बहुत पतली होती है, यानी कि हवा की बहुत पतली परत यहाँ पाई जाती है। वायु की बहुत पतली परत किसमें पाई जाती है? बहिर्मंडल में। और हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। जैवमंडल की बात करें तो स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित क्षेत्र होता है जहां जीवन पाया जाता है। यहाँ सभी सजीव एक दूसरे पर और पर्यावरण पर निर्भर हैं। वलित पर्वत की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ने से बनते हैं वलित पर्वत। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय और आल्प्स भी नए वलित पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं, भ्रंशोद पर्वत देखिएगा। ब्लॉक माउंटेन्स की बात करेंगे। जब एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होता है तो ऊपर उठे भाग को उत्खंड और नीचे धसे भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, जैसे यूरोप की राइन घाटी हो गई। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा हो गया। पठार की बात करें तो उठी हुई और सपाट भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठी होती है। भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आइए हमारा देश भारत, इसकी भौगोलिक दशाओं की बात करें, भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से मिलती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा मिलती है। अब इसके भौतिक विभाजन की बात करेंगे। भारत को मुख्य रूप से हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान, उत्तरी मैदान जो है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान, भारतीय महामरुस्थल थार, प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार और खनिजों से भरपूर,
तटीय मैदान और द्वीप समूह, जिसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आ जाता है, इसमें बांटा गया है। जो भौतिक विभाजन है वो इस तरीके से हुआ है। आप एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, जो कि सह्याद्री, जो कि एक निरंतर है, और पूरब में पूर्वी घाट, जो टूटा हुआ और असमान स्थित है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सर कैसी है? त्रिभुज के आकार की। ठीक है, आइए क्लास 7 की एनसीईआरटी देखिए। सबसे पहले परितंत्र आता है, इकोसिस्टम। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। वायुदाब की बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है या चलती है। पवन की बात करें, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर ही चलेगी। ये 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें, ठीक है, जिसको हम व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। मौसमी पवनें, जिसको हम मानसूनी पवनें भी कहते हैं। और स्थानीय पवनें, जैसे उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली लू हो गई। आर्द्रता की बात करें तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होकर के संघनित हो जाता है और बादलों का रूप ले लेता है, जिससे वर्षण यानी कि बारिश होती है। महासागरीय तरंगों की बात करें, जब महासागर की सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। भूकंप या ज्वालामुखी के कारण महासागर के नीचे विशाल तरंगे उठती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा की बात करें तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना ज्वार और गिरना भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को वृहत ज्वार आते हैं, स्प्रिंग टाइड्स इसको कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की बात करें तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर धारा एक ठंडी जलधारा है। इसको ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिएगा, अब यहां से हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और मानवीय पर्यावरण की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आ जाते हैं। यहां से 1 सेकंड के लिए प्लीज देखिएगा। उष्णकटिबंधीय, चलिए रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। देखिए, ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष भारी बारिश होती है। यहाँ क्या होता है, पूरे वर्ष भारी बारिश होती है और मौसम कभी शुष्क नहीं होता। इसलिए यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, जैसे रोजवुड, महोगनी और एबोनी हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ये पेड़ जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे साल, सागवान, नीम और शीशम हो गया। शंकुधारी वन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये पेड़ लंबे, सीधे और सुई जैसी पत्तियों वाले होते हैं।
इनकी लकड़ी जो है वो नरम होती है, जिसका उपयोग अखबारी कागज और माचिस बनाने में होता है, जैसे चीड़, पाइन और सीडार हो गया सर। घास स्थल की बात करें तो इसमें आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल आ जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उगते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जैसे अफ्रीका का सवाना घास स्थल और ब्राजील का कंपोस घास स्थल हो गया। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी और पौष्टिक होती है, जैसे अर्जेंटीना का पैम्पास घास स्थल, उत्तर अमेरिका का प्रेरी घास स्थल, मध्य एशिया का स्टेपी घास स्थल, ये सब शीतोष्ण घास स्थल हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को रट लीजिएगा प्यारे। टुंड्रा वनस्पति, ये अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी फर और चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंड से बचाने का काम करती है। बस्तियों की बात करें तो वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, बस्तियां कहलाती हैं। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। ग्रामीण बस्तियां प्रकीर्ण, स्कैटर्ड, बिखरी हुई या सघन हो सकती हैं। ठीक है, अभी आपकी यहाँ से कक्षा 8 की एनसीईआरटी शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले संसाधन आ जाता है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, संसाधन कहलाती है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से तय होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, हर संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा फिर से पूरे हो जाएं, खर्च करने के बाद फिर से पूरे हो जाएं, जिनका भंडार असीमित है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद वर्षों तक पूरे नहीं हो सकते, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार बहुत लिमिटेड है, एक बार खत्म हो जाए तो उनके नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। खनिज की अगर बात करें तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, इन्हें धात्विक या जैसे लोहा, बॉक्साइट और अधात्विक जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम में बांटा जाता है। खनिजों का निष्कर्षण, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन या माइनिंग कहते हैं। कम गहराई पर स्थित खनिजों की सतह हटाकर निकालना उत्खनन कहलाता है, क्वेरिंग कहलाता है। अब देखिए, कृषि अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो निर्वाह कृषि होती है, किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक तरीके से जो खेती करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। अब स्थानांतरित कृषि आ जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जंगलों में पेड़ों को काटकर और जलाकर जमीन साफ की जाती है। राख को मिट्टी में मिलाकर खेती की जाती है। मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने पर स्थान बदल दिया जाता है। इसे भारत के उत्तर पूर्व में झूमिंग खेती कहते हैं। इसे भारत के उत्तर पूर्व में झूमिंग खेती कहते हैं। मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं। मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह पर ये झूमिंग खेती के अलग अलग नाम है, स्थानांतरित खेती के अलग अलग नाम हैं। वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर और आधुनिक मशीनों से किया जाने वाला कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। रोपण कृषि जो होती है, यह वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का एक प्रकार है, जहां चाय, कॉफी, काजू, रबर, केला या कपास की केवल एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसमें भारी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता भी होती है। कुछ एक्स्ट्रा स्कोरिंग पॉइंट्स, एक तो छोटा नागपुर का पठार, भारत में खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। भारत में खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। यहाँ लोहा, कोयला, मैग्नीज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। सिलिकॉन घाटी की बात करें, उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया के सांता क्लारा घाटी को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। भारत में बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र की बात करें तो विश्व के नदी मैदान जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, वेनसोंग का हे मैदान,
कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के कारण सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। जनसंख्या पिरामिड की बात करें तो एक देश के जनसंख्या संगठन वायु और लिंग संरचना को दर्शाने का एक आरेखीय माध्यम है। इसका चौड़ा आधार बच्चों की संख्या और संकरा शीर्ष वृद्धों की संख्या को दर्शाता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत असमान है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी के केवल 30% स्थलीय भाग पर निवास करती है। काला सोना क्या है? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को उनके अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण काला सोना भी कहा जाता है। मछली पालन क्या होता है? देखिए, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन की प्रक्रिया को पिसीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। यह किसान की आय का एक पूरक स्रोत है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूरों के व्यावसायिक उत्पादन और खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। लद्दाख मरुस्थल की बात करें तो यह भारत का एक ठंडा मरुस्थल है जो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण अत्यधिक शुष्क है। यहाँ याक और पश्मीना बकरियां पाई जाती हैं जिससे कीमती ऊन प्राप्त होता है। सहारा मरुस्थल की बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क और गर्म है। अब यहाँ से आपकी जो पॉलिटी है क्लास 6-7 की उसकी बात करेंगे। सबसे पहले लद्दाख की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिएगा, यह जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। यहाँ कृषि बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती और यह क्षेत्र वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। पश्मीना ऊन की बात करें तो लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन बहुत कीमती होता है और लद्दाख के लोग इसे व्यापारियों को बेचते हैं। केरल की विशेषता की बात करें तो यह भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा राज्य है केरल, जो एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसाले उगाए जाते हैं, जिसने इस क्षेत्र को व्यापारियों के लिए आकर्षक बनाया है। केरल में सांस्कृतिक प्रभाव देखिए। केरल में यहूदी, अरब, चीनी और ईसाई व्यापारी आए। यहाँ जो मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से बिल्कुल हूबहू मिलते हैं, जिन्हें चीना वाला कहा जाता है। तलने के बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं। अनेकता में एकता का नारा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए दिया था। पूर्वाग्रह क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में पक्का कर लेते हैं, जैसे ये सोचना कि ग्रामीण लोग अनपढ़ होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह हो जाएगा कि हमने बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके और ये मान लिया कि ग्रामीण लोग अनपढ़ होते हैं या शहर के लोग जो है कि पैसे के पीछे भागते हैं। ये पूर्वाग्रह हो जाएगा। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, जैसे ये कहना कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां घर का काम सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, लड़के ऑफिस का काम करेंगे, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी। अस्पृश्यता का उन्मूलन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत अनटचेबिलिटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और यह कानूनन एक दंडनीय अपराध है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया और महार जाति के आत्मसम्मान की लड़ाई भी लड़ी थी। सरकार और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। सरकार के 3 स्तर हैं। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर पर गांव या शहर आ जाता है। राज्य स्तर पर जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार सरकार पूरा राज्य आ जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की केंद्र सरकार आ जाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो आधुनिक समय में लोकतांत्रिक सरकारों को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है।
जहां लोग सीधे शासन नहीं करते बल्कि चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आगे बढ़िए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो उनको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। सफ्रेज आंदोलन क्या होता है? यूरोप और अमेरिका में महिलाओं तथा गरीबों को वोट देने के अधिकार के लिए किया गया लंबा संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस आंदोलन ने गति पकड़ी और अमेरिका में महिलाओं को 1920 में तथा इंग्लैंड में 1928 में वोट देने का अधिकार मिला। यंग इंडिया पत्रिका की बात करें, महात्मा गांधी ने इस पत्रिका में लिखा था कि मैं यह विचार तय नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। मैं तो इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता, ऐसा गांधी जी ने कहा था। यंग इंडिया पत्रिका में रंग भेद नीति, दक्षिण अफ्रीका में कानूनन त्वचा के रंग के आधार पर लोगों को अलग करने वाली व्यवस्था थी। अश्वेतों को वोट देने, अच्छे अस्पतालों या बसों का उपयोग करने का अधिकार नहीं था। ये थी रंग भेद नीति। नेल्सन मंडेला की बात करें तो इन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर लंबा संघर्ष किया। 27 वर्ष जेल में बिताए, अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना और रंग भेद का अंत हुआ। विवादों का समाधान, लोकतंत्र में नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दो राज्यों के बीच अक्सर विवाद होता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद। ऐसे विवादों को सुलझाने की अंतिम जिम्मेदारी केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की होती है। अब देखिए, स्थानीय सरकार और प्रशासन, पंचायती राज और नगर निगम की बात करेंगे। पंचायती राज के 3 स्तर। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है गांव के स्तर की सरकार होती है। पंचायत समिति या ब्लॉक मध्यवर्ती स्तर होता है। जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पर होती है। ग्राम सभा, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क 18 वर्ष के हों या उससे अधिक आयु के जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो उनकी सभा होती है। ग्राम पंचायत अपने सभी कामों के लिए ग्राम सभा के प्रति पूरी तरह जवाबदेही होती है। वार्ड पंच और सरपंच, वार्ड और पंच की बात करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत छोटे क्षेत्रों में बटी होती है जिन्हें वार्ड कहते हैं। हर वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। सभी पंचायत सदस्य मिलकर सरपंच यानी कि प्रधान को चुनते हैं। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का एक सचिव होता है जो चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि कौन है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है बल्कि उसका चुनाव नहीं होता, तो वो पंचायत का सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। ठीक है, जो चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि सरकार द्वारा इसकी अपॉइंट यानी कि नियुक्ति की जाती है। उसका काम क्या है? ग्राम सभा की बैठक बुलाना और रिकॉर्ड रखना। किसका काम है ग्राम सभा की बैठक बुलाना, रिकॉर्ड रखना? ग्राम पंचायत सचिव का। ठीक है, आगे देखिए, पटवारी या लेखपाल, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन को नापना, रिकॉर्ड रखना और लगान वसूलना पटवारी का मुख्य काम होता है। इसे अलग अलग राज्यों में कानून को कर्मचारी या विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। हिंदू अधिनियम संशोधन 2005 क्या है? इस नए कानून के अनुसार बेटों, बेटियों और उनकी मां को पिता की पारिवारिक जमीन और संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। नगर निगम की बात करें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो बड़े शहरों में शहरी प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। पार्षद की बात करें तो शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे पार्षद कहते हैं। जटिल और पूरे शहर को प्रभावित करने वाले निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। प्रशासनिक नियुक्ति की बात करें, कमिश्नर की बात करें तो नगर निगम के निर्णयों को लागू करने का काम प्रशासनिक आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और वो चुने नहीं जाते। सूरत का प्लेग, सूरत शहर में 1994 में भयंकर प्लेग फैला था क्योंकि वह देश के सबसे गंदे शहरों में से एक था। इस घटना के बाद नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक और सख्त कर दिया। भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करें, कक्षा 8 की एनसीईआरटी को समझो। संविधान सभा का गठन,
भारत का संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लगा और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया। संघवाद की बात करें तो इसका अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का मतलब देश में एक से अधिक सरकारों का होना। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं और पंचायती राज इसका तीसरा स्तर होता है। संसदीय शासन पद्धति की बात करेंगे। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जनता खुद करती है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। विधायिका, चुने हुए प्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं। दूसरा, कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करते हैं। तीसरा, न्यायपालिका, जो न्याय करती है। तीनों अंग एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। मौलिक अधिकार की बात करेंगे। संविधान के भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकारों का, जिन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से बचाते हैं। समानता का जो अधिकार है, इसकी बात अनुच्छेद 14 से 18 तक होती है। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं और धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है सर। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 1922 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है। इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने और देश के किसी भी भाग में रहने व व्यापार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक इसकी बात होती है। मानव तस्करी, जबरन श्रम, बेगार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का पूरा अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात होती है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने और अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को समान सम्मान देगा तथा किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है? देखिए, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव होता है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धार्मिक बुराइयों जैसे छुआछूत को दूर करने के लिए राज्य धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। जहां पे जरूरत है वहां इंटरफेयर कर सकता है। संसद, न्यायपालिका और कानून निर्माण की बात करते हैं। देखिएगा, संसद के अंग। भारतीय संविधान के 3 मुख्य अंग हैं। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन आ जाते हैं। लोकसभा की बात करें, इसमें कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका चुनाव हर 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। जिसके पास बहुमत आ गया वही प्रधानमंत्री बनेगा। राज्यसभा की बात करें तो यह राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं। 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है जो कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। गठबंधन की सरकार है। जब चुनाव में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से अधिक मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून की बात करें तो यह कानून महिलाओं को घर के भीतर होने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2006 से लागू किया गया, जिसमें नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की बड़ी भूमिका थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करोगे
तो भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायाधीशों के काम में दखल नहीं दे सकती और ना ही उन्हें आसानी से पद से हटा सकती है। अदालतों की संरचना की अगर बात करेंगे हम लोग, तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके 3 स्तर हैं: जिला अदालतें, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर, और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली देश की सबसे बड़ी अदालत है। ठीक है। दीवानी कानून की बात करें तो इसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या चोट से होता है, जैसे जमीन की बिक्री का विवाद हो गया, किराया हो गया, तलाक हो गया, चोरी का मामला, ये सब दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से राहत या मुआवजे की मांग की जाती है। दूसरा आपका फौजदारी कानून आता है। इसका संबंध ऐसे व्यवहार या काम से होता है जिन्हें कानून में अपराध माना गया हो। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, हत्या, इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है और दोषी को जेल या सजा मिलती है। और ऊपर जो दीवानी कानून है और फौजदारी कानून, दोनों में आप अंतर याद रखेंगे। जनहित याचिका की बात करेंगे तो 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी शुरुआत की थी, ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों के अधिकारों के लिए अदालत जा सके जो स्वयं गरीब होने के कारण अदालत नहीं पहुंच सकते। इसके माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना जैसी सफलताएं भी शुरू हो पाई। हाशियाकरण और सामाजिक न्याय की बात करेंगे। हाशियाकरण का मतलब क्या होता है? जब किसी समूह या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया जाता है और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभों से वंचित कर दिया जाता है, तो उसे हाशियाकरण कहते हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह रह रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासियों के प्रति रूढ़िवादी धारणा। आमतौर पर फिल्मों या किताबों में आदिवासियों को केवल रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर पंख लगाए और नाचते हुए दिखाया गया है, जिससे यह गलत धारणा बनती है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते या पिछड़े हुए हैं। नियामगिरी पहाड़ी ओडिशा की बात करें, यह डोंगरिया कोंड कोंद नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र स्थल है। नियामगिरी पहाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, जहां एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खनन किए जाने का आदिवासियों ने भारी विरोध किया और सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासियों के पक्ष में फैसला भी सुनाया था। सच्चर कमेटी की बात करें 2005, सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की स्थिति दलितों के सामने पाई गई थी। SC ST की बात करें तो देखिए, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह कानून दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा के जीवन में होने वाले अपमान, हिंसक व्यवहार और उनकी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए बनाया गया एक बेहद ही अच्छा और सख्त कानून है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन निषेध अधिनियम, सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित करने और ऐसे श्रमिकों के पुनर्वास के लिए यह कानून बनाया गया था। जन सुविधाएं या कानून, और कानून की बात करें, देखिए जन सुविधाएं क्या हैं? ऐसी बुनियादी जरूरतें जो सभी के लिए अनिवार्य हैं और जिनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, ये सब जन सुविधाएं होती हैं। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। इसलिए सरकार को सभी को सस्ती दरों पर पानी उपलब्ध कराना चाहिए। चेन्नई में पानी का संकट। चेन्नई में पानी की भारी कमी है, जहां निजी कंपनियां वाटर माफिया टैंकरों के जरिए महंगे दामों पर पानी बेचती हैं, जिससे अमीर लोग तो पानी खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं। 2 दिसंबर 1984 को रात भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये घटना कमजोर सुरक्षा कानून और सरकारी ढिलाई का एक नतीजा था। 2 दिसंबर 1984 की बात है, ध्यान रखिएगा।
भारत में उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और निवारण का अधिकार प्राप्त है। किसी भी सामान पर लिखा हुआ एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये दिखाता है कि कोई भी दुकानदार उससे अधिक कीमत नहीं वसूल सकता। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यह कानून ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी मजदूर को सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा न दिया जाए। यह कानून मजदूरों के आर्थिक शोषण को रोकता है। अब देखिए इसमें कुछ स्कोरिंग पॉइंट्स हैं। पहला है संविधान की प्रस्तावना। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, जिसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव, यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को हम एफआईआर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस सबसे पहले एफआईआर दर्ज करती है। इसके बिना पुलिस और औपचारिक रूप से जांच शुरू नहीं हो सकती। सरकारी वकील, अदालत में पीड़ित या राज्य समाज की ओर से पक्ष रखने वाले वकील को सरकारी वकील कहते हैं। उसका काम निष्पक्ष होकर अदालत के सामने सभी तथ्य रखना होता है। अपीलीय व्यवस्था क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत जैसे जिला अदालत या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए 17 वैश्विक लक्ष्य जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें स्वच्छ जल, लैंगिक समानता और भुखमरी का अंत शामिल है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हमेशा बहुत कम रहा है, लगभग 12 से 14%, जिसे बढ़ाने के लिए संसद में महिला आरक्षण की मांग लंबे समय से की जाती रही है। अब यहाँ से पेडागोजी के कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके 20 नंबर पक्के करेंगे। ऊपर हम लोगों ने 40 नंबर का कंटेंट पढ़ा, अब यहाँ से हम लोग 20 नंबर की आपकी पेडागोजी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखिएगा। सबसे पहले वैचारिक समझ पर बल। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ऐतिहासिक तारीखें या भौगोलिक नाम रटवाना नहीं है। आप कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट, कोई भी पॉइंट, कोई भी परिभाषा क्लास में आप रटवाएंगे नहीं, बल्कि समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ विकसित करेंगे। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप जहाँ पे हो रही है, जिस ऑप्शन में हम उसी को चुनेंगे। आलोचनात्मक समझ का मतलब होता है जहाँ बच्चा गहराई से सोचे, एनालिसिस करे, अपना दिमाग लगाए, तर्क वितर्क करे, आंखें बंद करके विश्वास ना करे। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। एसएसटी की कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां सीखे गए ज्ञान को छात्र अपने स्कूल के बाहर की जो रियल लाइफ है ना, और जो दैनिक अनुभव है उनसे जोड़ सके बच्चा। ऐसा हम पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। विविध दृष्टिकोण का सम्मान। देखिए छात्रों में समाज के विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और लिंग के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की भावना पैदा करनी है, क्योंकि आपकी क्लास में अलग अलग जाति, धर्म, समूह, समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग पहनावे के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी को सम्मान देना है, सबको गले लगाना है। तो ये जो डाइवर्सिटी आपकी क्लास में देखने को मिलेगी, आप इसको क्या करेंगे, आप इसका सम्मान करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आप इसको निगेटिव नहीं समझेंगे। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? छात्रों को किसी भी सामाजिक या राजनीतिक घटना को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करने की बजाय उसके पीछे के रीजंस और तर्कों की जांच करने के योग्य हमें बनाना है। बच्चा ऐसा हो कि आंखें बंद करके किसी चीज पर विश्वास ना करे, बल्कि उसके बारे में गहराई से सोचे। अंतर विषयक प्रकृति, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान कोई अलग थलग विषय नहीं है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हें एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्लास में आप इन सब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, जोड़ करके पढ़ाएंगे। कल हमने पेडागोजी की क्लास ली थी, उसमें समझाया था इस चीज को। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं वे साक्ष्य जो सीधे उस कालखंड या घटना से जुड़े होते हैं, जैसे प्राचीन सिक्के, शिलालेख, किले, हस्तलिखित डायरियां,
या प्रत्यक्षदर्शियों के बयान। यह विधि छात्रों में ऐतिहासिक सोच डेवलप करती है। देखिए, प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो ठीक उसी समय घटना के लिखे या बने हो, ठीक है। द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों के एनालिसिस के आधार पर बाद में लिखे गए ग्रंथ या पुस्तकें, जैसे इतिहास की आधुनिक आजकल की जो किताबें हैं, ये द्वितीयक हो गई क्योंकि ये उस समय की जो पांडुलिपियां वगैरह थी वहां से लिखी गई हैं, वहां से हेल्प लेकर के लिखी गई है। जीवनी हो गई, समीक्षा लेख, ये सब द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। एसएसटी में हम लोग क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप पर ज्यादा फोकस करेंगे। बच्चा फील्ड ट्रिप से ज्यादा सीखेगा। भूगोल और इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि क्षेत्रीय भ्रमण विधि है। यह बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देती है। बच्चा खुद जाकर के चीजों को टच एंड फील करके सीख पाता है। जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, बांध हो गए, या कारखाने का दौरा हो गया। बच्चे को आपने किताब में खूब पढ़ाया बांध क्या होते हैं, लेकिन बच्चा उतना प्रॉपर नहीं सीखेगा। अगर आप डायरेक्ट जाकर के किसी डैम पर बच्चों को दिखाते हो, बेटा ये है बांध, ये है हमारा कुतुब मीनार, ये है ताजमहल जो हम लोगों ने किताब में पढ़ा था, है ना, इससे बच्चा बेहतर सीखेगा। परियोजना मेथड, प्रोजेक्ट मेथड से बच्चा बढ़िया सीखता है। छात्र किसी सामाजिक समस्या या विषय पर समूह में मिलकर काम करते हैं, जैसे गांव में पानी की बर्बादी कैसे रोकें, है ना। यह सहयोग और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाता है। जहां भी बच्चा प्रोजेक्ट पर काम करेगा हम उस ऑप्शन को चुनेंगे। मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करेंगे। टीचर छात्रों के सामने एक खुली समस्या रखता है, उन्हें बिना किसी डर के नए और अनोखे विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ठीक है। भूमिका निर्वाहन, संसद की कार्यप्रणाली, न्यायालय की प्रक्रिया या ऐतिहासिक बहसों को समझने के लिए कक्षा में नाटक या मॉक सेशन आयोजित करना। इससे छात्र विषय को गहराई से महसूस कर पाते हैं। स्रोत विधि, इतिहास में केवल कहानी सुनाने की बजाय बच्चों को ऐतिहासिक दस्तावेजों या चित्रों को दिखाकर उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए अगर कहेंगे तो बेहतर होगा। सोर्स मेथड हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, विवादास्पद मुद्दे, कक्षा में सामाजिक या राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे जैसे जातिवाद, धार्मिक दंगे या हास्याकरण, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, जहां भी नजरअंदाज, इग्नोर जैसे शब्द आ जाएं उसको आप उसको तुरंत हटा देना। नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन पर बिना किसी पक्षपात के गरिमापूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करवानी है आपको बच्चों से। ठीक है। लैंगिक संवेदनशीलता, पाठ्यपुस्तकों और चर्चाओं में महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिकाओं जैसे खाना बनाना इसमें दिखाने की बजाय गैर पारंपरिक भूमिकाएं जैसे वैज्ञानिक, पायलट या नेता के रूप में आपको महिलाओं को दिखाना है, ताकि रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सके। प्रजातांत्रिक कक्षा की बात करेंगे। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां हर छात्र अपनी बात बिना किसी डर के रख सके, प्रश्न पूछ सके और टीचर उनकी पृष्ठभूमि व मातृभाषा का सम्मान करे। अमूर्त से मूर्त की तरफ लेकर के चलेंगे, अमूर्त से मूर्त की तरफ लेकर के नहीं चलेंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर के चलेंगे। यानी कि जो चीज बच्चे के सामने है वहां से लेकर के जो चीज बच्चे के सामने नहीं है, जिसमें कल्पना होगी, इमेजिनेशन होगी, वहां तक लेकर के चलेंगे। जैसे एसएसटी पेडागोजी में ये नियम है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पहले मूर्त जो उनके सामने है, जैसे ग्लोब या मिट्टी चीजें, या मिट्टी हो गई, ऐसी चीजें दिखाई जाए। उसके बाद अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट, जैसे अक्षांश रेखाएं, देशांतर सिद्धांत, ये समझाए जाए बाद में। लोकल टू ग्लोबल चलेंगे। लोकल मतलब बच्चे के आसपास जो चीजें हैं वहां से शुरू करके फिर ग्लोबल लेवल पे जाएंगे। पाठ की शुरुआत हमेशा बच्चों के स्थानीय परिवेश, जैसे उसका गांव या शहर का बाजार हो गया, वहां से शुरू होना चाहिए। धीरे धीरे उसे वैश्विक स्तर, वैश्विक व्यापार की ओर ले जाना चाहिए। जैसे अगर आपको बाजार का टॉपिक पढ़ाना है तो बच्चे के आसपास जो दुकानें होती हैं, दुकानों से शुरू करो, उसके मोहल्ले में जो बाजार लगती है वहां से शुरू करके फिर शहरी स्तर पर बाजार होती है, फिर हम लोग शॉपिंग मॉल की तरफ चलेंगे, फिर पूरे वर्ल्ड जो वैश्विक व्यापार होता है उस पर बात करेंगे। आकलन और मूल्यांकन की बात करेंगे। रचनात्मक आकलन, ये आपका पॉजिटिव होता है, हम हमेशा इसी की तरफ जाएंगे ऑप्शन में। योगात्मक, ये आपका निगेटिव होता है। योगात्मक जो है यहाँ निगेटिव होता है प्यारे, ध्यान रखना। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसे सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। ये पढ़ाई के दौरान होता है जब आप क्लास में होते हैं।
उस समय, ठीक है, ताकि टीचर बच्चों की कठिनाइयों को जानकर अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार कर पाए। जो योगात्मक है, इसे समेटिव असेसमेंट या फिर इसे सीखने का आकलन भी कहते हैं। यह सत्र के अंत में होता है और इसका उद्देश्य केवल ग्रेड, अंक या पास फेल तय करना होता है। ठीक है, इसे हम बहुत कम इंपॉर्टेंस देंगे। कुल मिलाकर के अगर ये ऑप्शन में है तो इसको पहले हटा देंगे हम लोग। पोर्टफोलियो किसी छात्र के काम का एक निश्चित अवधि में किया गया वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, जैसे उसके चित्र, उसका प्रोजेक्ट, टेस्ट पेपर्स, ये बच्चे के प्रोग्रेस ओवर टाइम यानी क्रमिक विकास को जांचने का सर्वोत्तम साधन है कि बच्चे ने तिमाही में कैसा एग्जाम दिया था, कितने नंबर आए थे, छिमाही में क्या था, सालाना में क्या है ना, उसका पूरा ब्यौरा रखता है ये। खुली किताब परीक्षा, यह छात्रों पर से रटने के बोझ को कम करती है। इसका उद्देश्य ये जांचना होता है कि बालक किताब में दी गई जानकारी को समझकर उसे किसी समस्या पर लागू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, फिर आता है आपका निदानात्मक परीक्षण। पहले बच्चे का हम निदान करेंगे, फिर उसके बाद ही उपचार करेंगे। निदान होता है डायग्नोस्टिक सेंटर टेस्ट। यह पता लगाना कि छात्र को सामाजिक विज्ञान के किसी विशेष कॉन्सेप्ट को समझने में कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है। जब ये पता चल जाता है फिर हम उसका करते हैं उपचार। निदानात्मक परीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए छात्र को दोबारा और नए सरल तरीके से पढ़ाते हैं, उपचार करते हैं। मानकीकृत परीक्षण का हमेशा विरोध होगा। देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं उनका विरोध करती है पेडागोजी, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए एक जैसे होते हैं और बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है, ये उसकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि हर बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता, उसका स्तर अलग होता है। तो सबके लिए एक जैसा टेस्ट आप कैसे रख सकते हो। हमेशा बच्चों के लिए हम ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, ऐसे प्रश्न जिनके कई अलग अलग और कल्पनाशील उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके शहर में एक दिन के लिए पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा। जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे के पास इस प्रश्न का कोई रटा रटाया आंसर नहीं होता। वो इसके लिए लगाएगा अपना दिमाग, गहराई से सोचेगा, एनालिसिस करेगा। ये प्रश्न बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनका केवल एक ही फिक्स्ड आंसर होता है, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये केवल बच्चे की रटने की क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए इसे हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, देख चलिए, अब देखिए, अगर प्रश्न में केवल या सिर्फ हो, अगर किसी ऑप्शन में लिखा हो कि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है, तो वह विकल्प हमेशा गलत होगा। केवल और सिर्फ को हमेशा हम हटा देंगे। विकल्प में बच्चे को अवसर दिया जाएगा, जहां जहां बच्चा एक्टिव होगा वो ऑप्शन हमारे लिए पॉजिटिव होगा। जिस ऑप्शन में बच्चे को खुद खोज करने, प्रश्न पूछने या वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, बच्चा सक्रिय होगा, वो ऑप्शन हमारा 99.999% सही हो जाएगा। रटने और परिभाषाओं का हम विरोध करेंगे। परिभाषाएं रटना, सूत्रों को कंठस्थ करवाना, पाठ्यपुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना पूरी तरह से निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। समानता और न्याय की समझ की बात करेंगे हम लोग। सामाजिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य बच्चों के भीतर भारत के संविधान में दिए गए मूल्य जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति गहरी निष्ठा और समझ विकसित करना है। ये इसको हम बढ़ावा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरीके के हम और वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। जैसे इसमें अभी हमारा हिंदी बाकी है, इसी तरीके का मटेरियल हिंदी करवाएंगे। पैडक और सीडीपी हम पहले ही करवा चुके हैं इसी तरीके की क्लास। इसके बाद हम आपके लिए ईवीएस भी कराएंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हो तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैसी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।